भावी प्रत्याशी उदय भान मौर्य जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगर सदर विधानसभा की बात की जाए तो वो यहाँ पर कितने लोकप्रिय हैं और लोगों में उस लोकप्रियता के पीछे की वजह क्या है। सर, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी आप पर भरोसा जताती है, अखिलेश यादव जी के जरिए आपको टिकट मिलता है, तो आप किस तरह से लोगों का भरोसा जीत पाएंगे और आप जनता आपको पूरी तरह से जनादेश देगी? जी, यदि राष्ट्रीय नेतृत्व मुझ पर भरोसा करता है और जौनपुर सदर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाता है और जौनपुर की जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है और यहाँ से मैं जीत कर लखनऊ विधानसभा में पहुँचता हूँ, तो मैं जमीनी स्तर पर काम करने का प्रयास करूँगा। कहा जाता है कि संविधान बनाना कठिन है, संविधान बनाना आसान होता है, लेकिन संविधानवाद कठिन होता है। संविधान को वास्तविक धरातल पर उतार देना एक कठिन बात है। तो मैं चाहूंगा कि हर एक बात को जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास करूंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य जो जौनपुर की जनता के लिए होगा, मैं शिक्षा के लिए काम करूंगा। क्योंकि मैं एक राजपत्रित अधिकारी हूं, मैं खंड शिक्षा अधिकारी पद पर चयनित भी हूं, तो मेरा जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि मैं शिक्षा के स्तर पर काम करूंगा। मैं जौनपुर में कम से कम एक एग्रीकल्चर महाविद्यालय की स्थापना का प्रयास करूंगा, एक विकलांग महाविद्यालय की स्थापना का प्रयास करूंगा और एक मेगा कौशल विकास केंद्र की स्थापना का प्रयास करूंगा, ताकि इन तीनों माध्यमों से जो क्षेत्र छूटा हुआ है जौनपुर में उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर युवाओं के लिए नए नए कौशल सीखने का मौका मिलेगा। युवाओं को अच्छे, जैसे कुछ बच्चे अभी एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे जिले में जाते हैं, वहां जाना न पड़ेगा। यहीं पर एक महाविद्यालय के माध्यम से, चूंकि राजकीय महाविद्यालय होगा तो फीस भी कम लगेगी, सस्ती कीमत पर वो गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त कर लेंगे और आगे चलकर प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर पे ये न सिर्फ जौनपुर के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे, बल्कि प्रदेश और देश के स्तर पर भी आर्थिक आय में ये बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दूसरे स्तर पर अगर मैं काम करूंगा तो मैं मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करूंगा। क्योंकि अभी हाल में एक महामारी आई थी, कोरोना महामारी आई थी, हजारों लोगों ने जानें गंवाई हैं। सर, कोरोना महामारी की अगर बात की जाए जी, तो कोरोना महामारी के मुद्दे पर ही हम आना चाहेंगे। अगर आप देखेंगे तो कोरोना की पहली लहर के दौरान मरकज और तबलीगी जमात का मुद्दा बड़ी ही तेजी के साथ उठाया गया और साथ ही साथ में एक और मुद्दा है नमस्ते ट्रम्प, उसे कहीं न कहीं दबा दिया गया। दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री आए थे, फटी जींस के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, तीरथ सिंह रावत जी। उन्होंने पहला काम किया कि कुंभ में साधु संतों के ऊपर फूल बरसाया और कहा कि संतों की आस्था के आगे कोरोना कहाँ टिकने वाला है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को उस वक्त पूरे कोरोना काल में जिस तरह से ट्रीट की, द्वयम दर्जे का नागरिक समझा गया। आपकी अगर सरकार बनती है तो मुसलमानों के लिए आप लोग किस तरह से काम करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का मुद्दा। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 95% लोग खेती के जरिए ही अपना लालन पालन करते हैं, लेकिन आवारा पशुओं का एक बड़ा समूह निकलता है और सारी फसल साफ हो जाती है। उसकी भरपाई अगर की जाती है तो 6,000 रुपए से, जो अलग अलग अन्य फसलों के लिए साल भर में दी जाती है। कहीं न कहीं ये बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का भी मुद्दा, जो उत्तर प्रदेश की जनता को जमीनी तौर पर बहुत प्रभावित कर रही है। इससे आप किस तरह से निपटेंगे? अगर भविष्य में आपकी सरकार बनती है, आप यहाँ से विधायक बनते हैं, आपको बड़ी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप इन मूलभूत समस्याओं से कैसे निपटेंगे? जी, जहाँ तक बात कोरोना की थी, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उतनी खतरनाक नहीं थी। वो आई, प्रभावित करके चली गई, भारी जनधन की हानि नहीं हो पाई। सरकार ने एक अवसर पाया, अपनी पीठ थपथपाया कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। उसमें भारी फंड भी रिलीज किए गए। जब पहली महामारी आई, भारी फंड रिलीज किए गए, लेकिन उस फंड का दुरुपयोग किया गया। डीएम के स्तर पर दुरुपयोग हुआ, बीडीओ के स्तर पर दुरुपयोग हुआ और जो हमारे डॉक्टर थे, अधीक्षक थे, सभी ने लूटा खाया। उन्होंने हॉस्पिटल पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। ना तो आईसीयू बढ़ाए गए, ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाए गए, ना तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बढ़ाए गए, ना तो बेड बढ़ाए गए। जब दूसरी महामारी आई तो उसमें सरकार के पोल खुल गए। सरकार ने, आप कह रहे हैं, तबलीगी जमात पर अपना इशारा किया कि यहाँ से आया है, और जबकि कई ऐसे सम्मेलन हुए जहां उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पे कहा कि कोरोना है ही नहीं, हिंदुओं के लिए कोरोना नहीं था, और जब मुसलमानों ने कुछ किया उस पर कोरोना था, जबकि कोरोना न हिंदू न मुसलमान सबके लिए था।
कोरोना था और कोरोना भयानक रूप में आया दूसरी बार, लेकिन सरकार ने मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए थी उस पे सरकार ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया। उसका खामियाजा ये हुआ कि भारी जनधन की हानि हुई। आपको याद मैं दिलाना चाहता हूं कि जब कोरोना यहाँ आया था, आप तहसील में जाइए, तहसील में उस समय सिलेंडर मिल रहे थे, कहा जाता था आप तहसील में जाइए, वहां पे तहसीलदार आपको सिलेंडर दिलवा देंगे। लेकिन एक एक सिलेंडर के लिए 10-10 लोग लाइन में लगे हुए थे और वो सिलेंडर नहीं मिल पाया था। मैं कम से कम सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दम तोड़ दिया। अगर ऑक्सीजन ही उपलब्ध रहा होता हमारे जौनपुर जिले में तो कम से कम हजारों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। यहाँ पर एक मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यहीं के एक डॉक्टर आरपी यादव हैं, मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ कि वो एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ कोरोना का इलाज किया। बाकी डॉक्टरों के लिए भी मैं आभार प्रकट करूंगा जो कोरोना काल में देख रहे थे, लेकिन विशेषकर मैं आरपी यादव के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पूरी तन्मयता, पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोगों का इलाज किया। लेकिन उनके यहाँ भी वही ऑक्सीजन की कमी थी। अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारे जौनपुर के प्रत्येक हॉस्पिटल में होता तो ये महामारी उस रूप में नहीं होती जिस रूप में उसका अंत हुआ है। यहाँ रामघाट है, रामघाट में आप चले जाते तो आपको पता चलता 50 लाशें जलाई जा रही हैं, 50 लेकर लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। और मैं आपका एक ध्यान और आकृष्ट कराना चाहूंगा कि वहां पर एक विद्युत सौदागरी बनाए गए 1.25 करोड़ रुपए के, 1.25 CR के बने हैं। वो जैसे बने 3 महीने के भीतर वो भ्रष्ट हो जाते हैं। आप बताइए कि अगर 1.25 करोड़ की लागत से वो सौदा केंद्र बनाया गया है, भ्रष्ट हो गए, सरकार का उस पर क्या ध्यान है? सरकार को चाहिए था तत्काल उसे परिवर्तित करना चाहिए, तो उसे पुनः बनाना चाहिए था। मैं आपके चैनल के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं कि मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वो चिमनियां अपने घर ले जाएं और अपने किसी इष्ट मित्र या पार्टी के किसी विशेष कार्यकर्ता को दान कर दें। जिस दिन वो ऐसा कर देंगे उसके अगले दिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है वहां नई चिमनी का जो है स्थापना किया जाएगा। चुनाव तो हम बाद में लड़ते रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने बात कहा कि जो आवारा पशुओं की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या किसानों के लिए काल बन गई है। आप अरहर की खेती कर रहे हैं, आप मटर की खेती कर रहे हैं, आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, वो रात में आते हैं, चर के चले जाते हैं। एक किसान बताइए एक फसल के लिए 120 दिन प्रतिदिन देखता है, जाके उसको संजोता है, उसका पोषण करता है, लेकिन आता समय एक दिन पशु आएगा, चर के निकल जाएगा, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दूसरी जो एक योजना इन्होंने लाया था कि इन्होंने पशुओं के लिए आवास बनवाए थे, हाँ आवास बनवाए, उनकी स्थिति क्या है कि वहां जिनको जिम्मेदारी दी गई है जिस सक्षम अधिकारी को, वो लूट खा रहे हैं, भूसा का पैसा रख ले रहे हैं, दाने के पैसे रख ले रहे हैं। वहां कोई पशु, अगर 1-2 पशु आपको मिल भी जाएंगे, पता चलेगा 2 दिन 3 दिन में वो दम तोड़ देगा। ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। और आप कहें किसानों की 6,000 रुपए किसान सम्मान, कितना मतलब एक बेहुदा शब्दावली का प्रयोग किया गया। किसान सम्मान निधि, क्या 6,000 रुपए में किसी किसान का सम्मान संभव है? उसके बदले में महंगाई का स्तर क्या है? डीजल 100 रुपए के आसपास है, पेट्रोल 100 रुपए के आसपास है, यहाँ तक यूरिया की कीमतें भी इन्होंने बढ़ाया, साथ साथ वजन घटा दिया। जैसे पहले बिस्किट आया था, पहले 4 रुपए का मिल रहा था, बाद में बढ़ा के 5 रुपए किया गया। बाद में कंपनी ने सोचा दाम बढ़ाने से अच्छा है वजन 80 ग्राम कर दें। वही स्थिति यूरिया के साथ भी हो गई। इन्होंने सोचा कि अब दाम ना बढ़ाया जाए बल्कि वजन घटा दिया जाए। क्या अब कोई किसान अंधा नहीं रहा है? हर किसान सजग है, वो अपने अधिकारों की मांग करेंगे और उस अधिकारों की मांग में ये सरकार उन अधिकारों की पूर्ति नहीं कर पाएगी क्योंकि ये झूठी और मक्कार सरकार है। ये अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतर पा रही है और लिहाजा किसान उनसे, अभी आप देखेंगे, आप किसानों की बात किए हैं, लखीमपुर खीरी का हादसा कौन नहीं जानता है कि एक केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री थे, उनका बेटा गाड़ी चढ़ाया। बताइए, ये इतनी शर्मनाक घटना है कि अब चढ़ाने के बाद उसको गिरफ्तार भी नहीं, उसके ऊपर जो है अभी उनके मंत्री पद से हटा देना चाहिए था, उनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां नहीं हुआ। हाँ, किसान बिल वापस लिए गए, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर ये किसान बिल बुरे थे तो इन्हें लाया क्यों गया, अच्छे थे तो हटाया क्यों गया? आप बताइए। चलिए हटा लिए गए, ये किसान बिल हटाए गए, मुझे मैं कह रहा हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन जो किसान मारे गए हैं, जो 700-750 किसानों की हत्या हुई है, उस पे सरकार क्या कह रही है? सरकार उनके लिए कौन सी योजना लाएगी? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। सर, एक साथ ही साथ में एक चीज और हम पूछना चाहेंगे आपसे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, आपको यहाँ से जिम्मेदारी मिलती है जी,
युवाओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा है जी। आप देखेंगे तो लगभग जनपद जौनपुर के तमाम युवा 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी के लिए पलायन कर जाते हैं महानगरों की तरफ जी। प्रतिभा का पलायन हो, ये चीज तो जायज है जी, लेकिन संघर्ष से जूझता वो युवा 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाए जी, ये चीजें बिल्कुल जायज नहीं जी। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए अगर भविष्य में आपकी सरकार बनती है तो आप लोग किस तरह से काम करेंगे? मैं ये प्रयास करूंगा कि अपने जिले के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री की स्थापना करूं जहां कम से कम 2000 श्रमिक कार्य कर सके। उसमें स्किल्ड श्रमिक भी रहेंगे, उसमें अनस्किल्ड श्रमिक भी रहेंगे, ताकि एक क्षमता के ऊपर के एक क्षमता के नीचे के लोग यहाँ रुके और 10-15 हजार का जहां तक सवाल है वो यहीं पर काम करे। लेकिन एक क्षमता के ऊपर जिस युवा के पास स्किल्ड है वो बाहर जाए, बड़े इंडस्ट्री में काम करे और वहां से धनार्जन करके अपने जिले में वापस आएगा। मैं यही चाहता हूं कि एक ऐसी कंपनी की यहाँ स्थापना की जाए और इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि चूंकि यहाँ एक मेगा कौशल विकास केंद्र की स्थापना होगी ताकि कम से कम 2000-2500 युवा प्रतिवर्ष यहाँ पर प्रशिक्षित हो। और जब कोई युवा प्रशिक्षित होगा तो जब वो बाहर जाएगा, चाहे वो सरकारी सेक्टर में जाए चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाए, तो उसको एक सम्मानजनक वेतन वो प्राप्त कर पाएगा और जब सम्मानजनक वेतन प्राप्त कर पाएगा तो उसका जीवन आगे खुशहालीपूर्ण रहेगा।